नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है परीक्षा मंथन, इस नाम से जो वार्षिकी आती है विशेषांक, जिसमें कि पूरे साल भर की जो करंट अफेयर्स है उन फैक्ट्स का, तथ्यों का संकलन है। उसी सेक्शन में से आज हम आपके सामने जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं उसका भाग 1 प्रस्तुत करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो सेक्शन उसमें दिया है वो काफी बड़ा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि करीब आधे घंटे के 2 वीडियो बन जाएं, जिससे कि मुझे भी बनाने में आसानी रहे और आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा कि एक बार में ये फैक्ट्स का बम्बार्डमेंट नहीं होगा। तो चलिए आइए, इससे पहले कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो है अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो परिदृश्य में दिया हुआ है वो है पेजर टेक्नोलॉजी। ये पेजर टेक्नोलॉजी अभी तब चर्चा में आया कि जब इजराइल ने एक साइबर अटैक के जरिए ये सीरिया और लेबनान में जो हिजबुल्लाह के जो कई आतंकियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। और सबसे मजेदार बात यार ये रही कि उसमें ईरान के राजदूत जो कि लेबनान में थे वो भी उसी अटैक में मारे गए। इसका मतलब उनकी मिलीभगत थी उन आतंकियों के साथ। तो हाल ही में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। सीरियल ब्लास्ट में करीब 8 लोगों की जान चली गई और 2800 लोग घायल हो गए। आप समझ सकते हैं कि 2800 के आसपास लोग जो है, या 3000 लोगों के आसपास जो आतंकी थे वो इस पेजर नेटवर्क से जुड़े हुए थे और उन्होंने मोबाइल फोन को अवॉइड कर रखा था जिससे कि वो ट्रैक ना हो सके। और इन पेजर्स में विस्फोट हुआ और सामान्यतः ये जो पेजर है ये कमर में लगा के ऊपर जेब में रखा जाता है और काफी अच्छे तरीके से वो लोग घायल हुए। पेजर है क्या? पेजर एक ऐसी डिवाइस है जो लोग इस समय करीब 40-50 साल की उम्र के होंगे, उन्होंने पेजर अपने जीवन में देखा भी होगा। इसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसमें किया यह जाता है कि मान लीजिए मेरे पास एक पेजर है और एक पेजर आपके पास है, तो मैं जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल करके कहूंगा कि इस नंबर के पेजर पे ये मैसेज डाल दिया जाए। तो वो मैसेज जब उसको मिलता है तो वो मतलब कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। अगर वो इसी प्रकार हमको कुछ मैसेज करना चाहता है तो बीच में सर्विस प्रोवाइडर रहता है, डायरेक्ट हम एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते हैं। 1990 के दशक के आखिरी और 2000 के दशक की शुरुआत में जब ये मोबाइल फोन नहीं थे तब पेजर का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था और खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और जो इमरजेंसी सेवा देते थे जो लोगों को, उनके लिए यह काफी भरोसेमंद माना जाता था। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए जो है ये मैसेज का कम्युनिकेशन होता है और इसमें किसी नेटवर्क की या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब कोई मैसेज आता है इस इंस्ट्रूमेंट में तो बीप करता है और बीप करने पे जिसके हाथ में ये होता है वो ये जान जाता है कि कोई मैसेज कहीं से आया है। इसमें इंटरनेट और कॉलिंग की कोई जरूरत नहीं होती है और पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहां पर रेडियो के सिग्नल्स हैं, अर्थात जहां रेडियो बज रहा है उस हर जगह पे ये मैसेज पहुंच सकते हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक और भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण ये जो फैक्ट्स हैं। भारत चीन समझौता। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक खास समझौता हुआ है जिसमें पूर्वी लद्दाख से डेप्सांग और डेमचोक से दोनों सेनाओं के जो सैनिक है वो पीछे हट रहे हैं। कुछ दिनों बाद वहां 2020 के अप्रैल वाली स्थिति बन जाएगी और दोनों सेनाओं की जो गश्त होती है वो शुरू हो जाएगी। बता दें कि 2020 से इन इलाकों में कोई गश्त नहीं हो रही है। ये समझौता हुआ कहाँ है? जब अभी भारत और चीन ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 5 वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता की है। इसमें समझौता हुआ क्या है भारत और चीन के बीच? भारत और चीन के बीच डेप्सांग और डेमचोक जो 2 चोक पॉइंट है से दोनों देशों की सेना हटने का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में तनाव को कम करना। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों में तैनात अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की है।
यह समझौता भारत और चीन के संबंधों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इस समझौते को कराने में रूस का काफी महत्वपूर्ण हाथ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत चीन के वो रेखा है, जो भारत चीन के बीच में सीमा रेखा है उसे हम एलएसी कहते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको एलओसी कहते हैं। तो एलओसी जो है कश्मीर युद्ध के तुरंत बाद 1948 में तय की गई युद्ध विराम रेखा है, मतलब जो जहां था वहीं बैठ गया। 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता के बाद एलओसी के रूप में उसको नामित किया गया और एलएसी जो है भारत चीन जो सीमा है वर्तमान में, इस पर कोई मतलब सीमा नहीं है, ये केवल एक अवधारणा है कि हम मानते हैं कि भारत का क्षेत्र यहाँ तक है और चीन मानता है कि यहाँ तक है। इस पर दोनों देशों की कोई सहमति नहीं है और ना ही इसे कोई मानचित्रित किया गया है। ये जो डेप्सांग और डेमचोक दोनों क्षेत्र हैं, इनका सामरिक महत्व बहुत है भारत के लिए, इसीलिए भारत ने यहाँ पे मिरर इमेजिंग करके जो है सैनिकों की नियुक्ति कर दी थी। डेप्सांग का मैदान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएलए के नियंत्रण से सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को खतरा है। सियाचिन ग्लेशियर जहां पे भारत का कब्जा है, अगर ये डेप्सांग में चीन के कब्जे में चला जाता है तो एक तरफ से पाकिस्तान की सेनाएं आ जाएंगी और एक तरफ से चीन की सेनाएं आ जाएंगी और आज नहीं तो कल वो चोक करके सियाचिन पे भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए भारत इस डेप्सांग जैसा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसको खोना नहीं चाहता है। यहाँ मौजूद समतल भूमि के कारण भारतीय सेना इसे लद्दाख में सबसे सुवेद्य क्षेत्र के रूप में निर्देशित करती है, जो मशीनी युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और अक्साई चीन तक सीधी पहुंच है। अर्थात जो अक्साई चीन तक रास्ता जाता है वो डेप्सांग होके जाता है क्योंकि ये काफी समतल जमीन है। अब आइए देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है डेमचोक। डेमचोक पर नियंत्रण अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नियंत्रण जो निगरानी रखने के लिए ये डेमचोक बहुत जरूरी है। डेप्सांग मैदान जो है ये लद्दाख के जो है उत्तरी भाग में स्थित है और कई बार चीनी सेना यहाँ घुसपैठ करने का प्रयास कर चुकी है। और डेमचोक यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है, यहाँ भारत तथा चीन को लेकर बड़े लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके अलावा और किन किन पॉइंट्स पे विवाद है? पैंगोंग झील, यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु है। चीनी सैनिक इस क्षेत्र में एलएसी पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये पैंगोंग झील पर एक पुल भी बना लिया है। अगला पॉइंट है गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में भारत और चीनी सैनिकों के बीच यहाँ पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी विवाद रहा है। इसके अलावा अक्साई चीन 3488 किलोमीटर की जो भारत की जो सीमा है चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उसमें ये अक्साई चीन का एक ऐसा पोर्शन है जो भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने कब्जा कर लिया और इस पर से कब्जा नहीं छोड़ा था। और भारत चीन के बीच जो सीमा है वो कौन कौन से राज्य उसमें लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं इनकी सीमाएं चीन से लगती हैं। और इस सरहद को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिम क्षेत्र यानी लद्दाख, मध्य क्षेत्र यानी हिमालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड, और पूर्वी क्षेत्र अर्थात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ये भी चीन इसको भी विवादित मानता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और भारत कहता है कि यह भारत का हिस्सा है। 1914 में तिब्बत और जो ब्रिटिश इंडिया थी उस समय भारत पर जो शासन कर रहे थे उनके बीच में ये सीमा खींची गई थी। इसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब चीन कहता है कि वो जो समझौता हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था, ना तो अब तिब्बत है और ना तो ब्रिटिश इंडिया है। अब हम लोग दोबारा समझौता करेंगे जिस समझौते में ये जो अरुणाचल प्रदेश होगा वो चीन का भाग होगा और नहीं तो हम घुसपैठ करते रहेंगे। अगला जो इशू है वो डोकलाम को लेके है। डोकलाम जो है भूटान चीन का, वास्तव में डोकलाम का जो विवाद है वो भूटान और चीन का है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के बिल्कुल पास है और एक ट्राई जंक्शन है, अर्थात वहाँ भारत की जो सीमा है वो भी वहां से काफी पास में है। अब चीन, भूटान और जापान तीनों की जो सीमाएं हैं वो काफी नजदीक है।
और भूटान, चीन इस पर दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है और 2017 में 2.5 महीने तक भूटान के लिए भारत चीन की सेनाओं के सामने खड़ा रहा था। इसके अतिरिक्त जो आतंकवाद का मुद्दा है कि आतंकवाद, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो चीन है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जितना भी क्षेत्र है उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उनको हथियार सप्लाई करता है, जिससे जो अलगाववादी संगठन है वो एक्टिव रहते हैं और समस्या पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर, अबुल असगर, तलहा सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर हर बार वीटो लगा देता है। अर्थात वो जो उनका जो दत्तक पुत्र पाकिस्तान है उसके पक्ष में रहता है और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकियों को बचाने का प्रयास करता है। वास्तव में जो चीन है वो पाकिस्तान को पाल रहा है और पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल रहे हैं। बुनियादी ढांचा, सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों तरफ से बुनियादी ढांचे बनाए जा रहे हैं जिससे अपने अपने कब्जे की जमीन को मजबूत किया जा सके, और जब जब दोनों देश ये ढांचे बनाने का प्रयास करते हैं तो दूसरे देश को आपत्ति हो जाती है। समुद्री सुरक्षा, चीन लगातार हिंद महासागर में जो छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका आदि, इन सब में अपनी प्रभुत्व को बढ़ा रहा है, इनको बड़ी भारी मात्रा में लोन दे रहा है, जो वहाँ विकासात्मक प्रोजेक्ट चला रहा है, और जब वो लोन की किस्तें भरने में असफल हो जाते हैं तो उनका कोई ना कोई पोर्ट, उनका कोई ना कोई हवाई अड्डा 100-299 साल के लिए कब्जे में ले लेते हैं, और उनका मकसद केवल एक है कि इन द्वीपों में अपने नेवल बेस बनाए जाएं और टकराव, भारत से टकराव की स्थिति में 2 फ्रंट वार, 3 फ्रंट वार, 5 फ्रंट वार शुरू किया जा सके। भारत चीन समझौते और वैश्विक संभावनाएं, अगर भारत चीन में साझेदारी और समझौता हो जाता है तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे। पहली बात तो ये समझौता हो, इसके लिए ये धीमी और जटिल प्रक्रिया है और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी, क्योंकि चीन हमेशा धोखा देगा और उसकी फितरत यही है। भारत और चीन में विश्वास की कमी है। भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी से प्रभावित हुए हैं। विश्वास का निर्माण और समझौता हो सके, ये बड़ा कठिन कार्य है। जब तक सीमा विवाद विषय बना रहेगा कभी भी तनाव पैदा हो सकता है, कभी भी आप शांति से नहीं बैठ सकते हैं। अगला जो विवाद भारत चीन के बाद हम देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। हमास को समाप्त करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले के कारण इजराइल हमास के बीच संघर्ष और बढ़ गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। इजराइल का जो गठन है वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर के द्वारा जो यहूदियों पे अत्याचार किए गए, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया, उसके बाद ये जो मांग है वो और जोर पकड़ती गई और अंततः इजराइल जो है, इजराइल देश अलग से बनाया गया जहां पर सभी यहूदियों को बसाया गया। और इजराइल फिलिस्तीन का जो सबसे बड़ा विवाद है वो यरूशलेम को लेके है। ये यरूशलेम जो शहर है वो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के लिए धार्मिक महत्व का है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसको अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। अगर हम इनके इतिहास को देखें तो ये राजनीतिक लड़ाई न होकर के ये धार्मिक लड़ाई जो है ज्यादा प्रतीत होती है। इसमें जो यहूदी धर्म है वो इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों से पहले का है, अर्थात इनका दावा पहला है। 1920 का टकराव फिलिस्तीन राष्ट्रवाद के उद्भव का प्रमुख कारण शुरू हुआ। 1947 में इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में बढ़ोतरी हुई और बाद में यह विवाद अरब इजराइल विवाद में तब्दील हो गया। हुआ ये कि जब 1947 में विवाद बढ़ा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो जितने अरब देश थे वो जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए और फिर इजराइल ने बारी बारी से सभी अरब देशों को पीटा, तब वो सुधरे। फिलिस्तीन चाहता है
कि 1948 में पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे बहाल कर दिया जाए और उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से बसाया जाए। वो ये कि धीरे 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 फिलिस्तीन ने ये गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है उसके बहुत बड़े इलाके पे सब धीरे धीरे कब्जा करते गए और इनको मार के भगाते गए। फिलिस्तीन चाहता है कि वो इजराइल अपने कब्जे से वो जमीन छोड़ दे, लेकिन फिलिस्तीन ये वो यही चाहते हैं कि वहां पर फिलिस्तीन का स्वायत्त शासन स्वीकार कर लिया जाए। और फिलिस्तीन का ये कहना है कि यरूशलेम को पश्चिम और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाए। पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का अधिकार रहे और पूर्वी हिस्से पर फिलिस्तीन को दे दिया जाए और इसे फिलिस्तीन की राजधानी स्वीकार किया जाए। इजराइल कहता है कि यरूशलेम पर केवल इजराइल का आधिपत्य होना चाहिए, इजराइल की उस पर संपूर्ण संप्रभुता प्रदान की जाए और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना जाए। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी अपनी मुख्य राजधानी यरूशलेम को बनाना चाहते हैं और जो यूएसए है उसने यरूशलेम को राजधानी के रूप में मान्यता भी प्रदान कर दी है। अब जो विभिन्न देश हैं उनकी क्या स्थिति है, तो इसमें यूएसए और अधिकांश यूरोपियन देश जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सभी इजराइल के साथ खड़ी हैं और जो अमेरिका है वो इजराइल को अपनी को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। उसका कहना है कि अगर कोई इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल अपनी सुरक्षा में उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यह अनुचित नहीं है। और अमेरिका का जो ये पक्ष लेता है उसका कारण क्या है कि अमेरिका में यहूदियों की बहुत बड़ी आबादी रहती है और यूएसए की अर्थव्यवस्था में और वहां जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें उन यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त जो तुर्की और पाकिस्तान और कुछ अन्य मुस्लिम देश खुल करके फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य जो अरब कंट्रीज हैं वो भीतर ही भीतर फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं, लेकिन इजराइल और यूएसए के डर के मारे खुल करके कुछ नहीं बोलते हैं। विभिन्न अरब देश तथा इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात ओआईसी भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही मानता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। भारत का दृष्टिकोण क्या है? जब जब ये संघर्ष बढ़ा है भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। क्यों? पहले करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी ये मुद्दा उठा है भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। 1992 ईस्वी में पहली बार भारत और इजराइल के बीच जो राजनयिक और कूटनीतिक संबंध शुरू हुए उसके बाद इन परिस्थितियों में अंतर आया। भारत ने वोटिंग से अब्सटेन करने का प्रयास किया हर बार और दोनों से संबंध बनाने का प्रयास किया। भारत ने हमेशा यह मत व्यक्त किया कि दोनों देशों को हिंसा छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किसी बीच के रास्ते पे आना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इजराइल बना एशियाई विकास बैंक का सदस्य। हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है। अब इनके सदस्य देशों की संख्या 69 अर्थात 69 हो गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष एक नए अध्याय की ओर भारतीय कूटनीति। रूस यूक्रेन संघर्ष को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बड़े बड़े देश इसको प्रयास में लगे हैं कि किसी प्रकार खत्म हो जाए। यहाँ तक कि जो चीन ने भी काफी प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रूस और यूक्रेन की यात्रा पर दोनों जगह गए हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। रूस भी चाहता है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश जो हैं वो मध्यस्थता करके इस विवाद को शांत करें। यूक्रेन और रूस सैकड़ों साल से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं, क्योंकि रूस पुराने यूएसएसआर से टूटकर ही अलग हुआ था और एक साझा विरासत है उनके बीच में। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं वो एक इसको बफर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं यूरोप और रूस के बीच में। यदि ये यूक्रेन रूस के पाले में चला गया तो वो बफर समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन रूस के बाद दूसरा शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। जब से यूक्रेन जो है सोवियत संघ से अलग हुआ है
तो पश्चिमी देश इस क्षेत्र में सत्ता को संतुलन को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और जो मैंने आपको बताया कि बफर जोन बनाना रहना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो बफर जोन उनके पक्ष में रहे। इसके अलावा जो रूस है उसका इंटरेस्ट काला सागर में है। काला सागर जो है एक तो वहां संसाधन बहुत है और दूसरा उसको कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है काला सागर में उसकी पहुंच, और वो तभी संभव है जब यूक्रेन उसके हाथ में रहे। इसके अलावा यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता है। यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन के गठबंधन ने अपने देश की सदस्यता चाही और लेकिन रूस ने इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया। उनका यह मानना था कि अगर यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ले ली तो नाटो देश और रूस की सीमाएं आपस में एक दूसरे से टच करने लगेंगी और कभी भी वहां पे झड़प हो सकती है। काला सागर जो है बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन से घिरा हुआ है और सभी नाटो देश हैं रूस को छोड़ के। तो वो अब ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन भी नाटो के पक्ष में चला जाए। नाटो देश और रूस के बीच टकराव का कारण काला सागर का सामरिक महत्व है और एक संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट है। रूस क्या चाहता है? रूस अमेरिका से आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो अब एक नए सिरे पर पहुंच गया है। अमेरिका अभी भी चाहता है कि रूस के खिलाफ ये जो नाटो का जो गठबंधन है ये और बढ़ता चले जाए, इसका विस्तार होता चला जाए और रूस इस नाटो के विस्तार को अपने लिए खतरा मानता है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा बातचीत नहीं की गई है और लगातार प्रयास ये हो रहा है कि किसी प्रकार जो न्यूक्लियर वार है उसको टाला जाए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि लगता है कि अब न्यूक्लियर वार हुआ और तब न्यूक्लियर वार हुआ। भारत ने शुरू से युद्ध की निंदा की है और दोनों पक्षों से शांतिपूर्वक समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्बिया और हंगरी तक जाके लौट आए। वो यूक्रेन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की, उनका लोगों ने स्वागत किया और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम भी एक पक्ष हमने भी चुना है और वो पक्ष है शांति। मतलब ऊंची ऊंची बातें वहां कराए, बाकी कर वो भी कुछ नहीं पाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व मंत्री शेख हसीना, जिनके विवाद के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप जो है, इसी के कारण ये शेख हसीना की सत्ता जो है वो चली गई। आइए देखिए ये सेंट मार्टिन द्वीप है क्या। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका संभावना होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि शेख हसीना ने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती तो बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की अनुमति मिल जाती, तो वो लगातार सत्ता में बनी रहती। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट एक छोटा सा द्वीप है और जो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप है उसके दक्षिण से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। और ये जो द्वीप है ये करीब 7.3 किलोमीटर लंबा है और 3.6 मीटर की ऊंचाई पे है, अर्थात न इसमें ऊंचाई है और न ये बहुत बड़ा आकार का है। बस यूएसए को वहां पर एक झंडा गाड़ने की जगह चाहिए थी कि वो कह सकता कि यहाँ पर हमारा जगह है और हम यहाँ आ जा सकते हैं। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। यह द्वीप लगभग 5000 साल पहले टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में डूबता चला गया। 450 वर्ष पूर्व सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिण उपनगर पुनः उभरे और उसके बाद अगले 100 वर्षों में ये उत्तरी और शेष भाग भी समुद्र के ऊपर उठ गया, अर्थात एक बार डूबने के बाद ये द्वीप वापस ऊपर उठ गया। सेंट मार्टिन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो उसके जो रणनीतिक जगह है और ये बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है और बांग्लादेश के विशेष आर्थिक जोन जो है उसको पुष्ट करता है। अगर ये इसको यूएसए के पास चला जाएगा तो
जो बांग्लादेश का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सिकुड़ जाएगा। आर्थिक क्षमता, सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास का जल जो है समुद्री संसाधन से समृद्ध है। मछली और संभावित रूप से हाइड्रोकार्बन अर्थात क्रूड ऑयल वहां पर मौजूद है और पर्यटन की भी बहुत अधिक क्षमता है। यह द्वीप पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील है, जो प्रवाल भित्ति, समुद्री कछुओं, विभिन्न मत्स्य प्रजातियों सहित विभिन्न समुद्री जीवों का आवास है। अगर यहाँ कोई बेस बन जाता है, मिलिट्री बेस, और मनुष्यों का आवाजाही और परीक्षण और बम धमाके और गोलीबारी शुरू हो जाएगी तो ये जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। अगला जो हमारा इशू है वो है तापी गैस लाइन परियोजना। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस लाइन परियोजना पर 10 अरब डॉलर के अपने हिस्से का कार्य शुरू कर दिया है और यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है, जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से 3 दक्षिण एशियाई देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित किया जाना था और ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजना थी। इसमें कौन कौन है? जो तापी का फुल फॉर्म है वो है, जो गैस है वो चली तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। TAPI, तापी। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें तुर्कमेनिस्तान के गलकनिश गैस क्षेत्र से पाइपलाइन अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और भारत में आना था, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़ंगे लगाता रहता है। इस परियोजना के तहत जो सबसे ज्यादा गैस खरीदना था वो भारत और पाकिस्तान को 42% और अफगानिस्तान को 16% गैस खरीदना था, लेकिन पाकिस्तान के पास अब आटे के लिए पैसा नहीं है, गैस क्या करेगा खरीद के। अगला जो है विवाद वो है चीन फिलीपींस विवाद। ये दूसरा थॉमस सोल, ये दक्षिणी चीन सागर में विवाद है भारत और फिलीपींस और चीन के बीच में। इसमें फिलीपींस ने दावा किया है कि दूसरे थॉमस सोल के पास चीन के तटरक्षक जहाजों ने उसकी नौकाओं के साथ टकराव किया है। यह एक आंसू के बूंद के आकार का छोटा सा एटॉल है। एटॉल होता है प्रवाल द्वीप, जैसे अभी सेंट मार्टिन द्वीप की बात कर रहे थे, और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 11 समुद्री मील है और मूंगे की चट्टानों से घिरा हुआ है। फिलीपींस ने 1990 के दशक में इस पर कब्जा किया था। फिलीपींस में इसे आयुंगिन और चीन में रेनाई रीफ के नाम से जाना जाता है और विश्व के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन जो है विवादास्पद जो 9 डैश लाइन है उसके आधार पर द्वितीय थॉमस सोल को दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पे कब्जे का दावा करता है। वो कहता है कि चूंकि 9 डैश लाइन जो है वो चीन के जो समुद्री क्षेत्र है उसको डिसाइड करती है और ये द्वितीय थॉमस सोल उसके अंदर है, इसलिए ये भी हमारा है। चीन दक्षिणी चीन सागर के लगभग 80% हिस्से पे अपना दावा करता है। 1947 में चीन ने पहली बार 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर पे अपना दावा ठोका था। उसके बाद 1949 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ तो टोंकिन खाड़ी को 11 डैश लाइन के बाहर कर 9 डैश लाइन को अस्तित्व में लाया गया। मतलब और ज्यादा जो है आतंकी गतिविधि होने कर दी लोगों के लिए। चीन के मानचित्र पर बनी 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले जलीय क्षेत्र को ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई और मलेशिया का जो जलीय क्षेत्र है वो ओवरलैप करते हैं। वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय अधिकरण ने 9 डैश लाइन को विधिक रूप से आधारहीन घोषित कर दिया था, परंतु चीन ने इस अधिकरण के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था। चीन इस क्षेत्र में लगातार कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है और कई एशियाई देशों ने चीन के इस कदम से असहमति जताई है। दक्षिणी चीन सागर में भारत जो है फिलीपींस को समर्थन देता है और उसको ब्रह्मोस भी उसने बेचा है। ब्रिटेन और बांग्लादेश में नस्ली हिंसा, कुछ कट्टरपंथी जमातों की वजह से ताकतवर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा खाक में मिल गई। एक नहीं दो नहीं, ब्रिटेन के कई शहर दंगों की आग में झुलस गए। लंदन से लेकर मैनचेस्टर तक दंगाइयों ने पूरा जला के राख कर दिया। हुआ यह कि ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या के बाद आप्रवासियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ।
हुआ ये साउथ पोर्ट स्थित एक डांस वर्कशॉप में एक सिलसिले चाकूबाज ने 3 बच्चियों को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। और उसके बाद एक अफवाह फैल गई कि ये जो हत्यारा है ये एक मुसलमान है। और उसके बाद जो है ब्रिटेन में जो स्थानीय अंग्रेज लोग हैं उन्होंने अप्रवासी इस्लामिक कट्टरपंथियों से झगड़े शुरू कर दिए बांग्लादेश में। और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसका रिटेलिएशन किया और लाइब्रेरी फूंक दी, मकान दुकान सब बहुत कुछ फूका। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और ढाका छोड़कर भारत पहुंच गए। जब वो भारत पहुंच गई और भारत ने उनको अस्थायी तौर से शरण दे दिया, तो जो वहां के जो आम जनता थी, जो कि अमेरिका की कहने पर उनके नेतृत्व चल रहा था, उन्होंने उसका गुस्सा बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पे निकालना शुरू कर दिया और वहां पर बड़े पैमाने पे हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनकी दुकानें लूटी गई, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगाई गई और बच्चियों का और महिलाओं का अपहरण किया गया। अर्थशास्त्री से राजनेता बने यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो माइक्रो लेंडिंग अर्थात जो उधार दिया जाता है उनके अग्रणी कार्य के लिए 2006 में इनको अर्थशास्त्र के नोबेल शांति पुरस्कार से जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अपने आते ही इन्होंने पूरे बांग्लादेश में अशांति फैला दी। 2 भारतवंशी महिलाएं व्हाइट हाउस फेलो नामित हुई हैं। अमेरिका की 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं बोस्टन से पद्मिनी पिल्लई और न्यूयॉर्क से नलिनी टाटा को 2024-25 सत्र के लिए व्हाइट हाउस फेलो नामित किया गया है। ये व्हाइट हाउस फेलो होते क्या हैं? इसमें पूरे अमेरिका से केवल 15 प्रतिभाशाली लोगों को चुना जाता है। ये फेलो साल भर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों, कैबिनेट सचिव और दूसरे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करते हैं। पद्मिनी पिल्लई है क्या, एक इम्यूनो इंजीनियर है, और नलिनी टाटा न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट डॉक्टर है। तो होता क्या है कि जब आप बड़े सीनियर लोगों के साथ काम करेंगे तो आपके संबंध बनेंगे बड़े बड़े लोगों से, और उसके बाद आपके कैरियर को मजबूती मिलेगी, प्लस आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। भारत मालदीव संबंध। भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थायी मुद्रा में व्यापार भुगतान करने की सहमति जताई है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा करने का निर्णय भी लिया है। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में मुद्रा की अदला बदली समेत 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। मालदीव में रुपए कार्ड भी लॉन्च हो गया है और भारत की मदद से 700 घरों का वहां पर लोगों को दिए भी जा रहे हैं। दोनों लोगों के बीच में जो व्यापार होता है उस पर नजर डालते हैं। भारत मालदीव को खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आलू, मसाले समेत पेट्रोलियम पदार्थ, ग्रेनाइट, ये सब भेजता है। वहीं मालदीव से कलपुर्जे, रबर, प्लास्टिक, लेदर, कांच और पत्थर के साथ साथ कुछ विशेष खाद्य सामग्री मंगवाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखने लायक है वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में भारत को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी है। यह जो सचिवालय है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो सचिवालय है वो कहाँ है? पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके 16 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और अब भारत भी इसका सदस्य बन जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, चागोस द्वीप समझौता। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य एक ऐतिहासिक समझौते के अनुसार चागोस द्वीप समूह की संभवतः आने वाले दिनों में मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी जाएगी। हालांकि इस द्वीप समूह का हिस्सा डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा कम से कम 99 वर्षों तक बना रहेगा। ये जो चागोस द्वीप समूह है मॉरिशस के द्वीप समूह थे, और मॉरिशस पे ब्रिटेन का कब्जा था किसी जमाने में, जैसे भारत पे था।
तो जब ये इन्होंने मॉरिशस से अपना अधिकार छोड़ा तो सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक उसमें पेच फंसा गए और ये डियागो गार्सिया द्वीप पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कब्जा बरकरार रखा, वहां पे अपना नेवल बेस बनाए रखा। और जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चला गया तो ब्रिटेन को लगा कि कहीं हमारे हाथ से निकल न जाए, तो उसने डियागो गार्सिया द्वीप समूह पे अमेरिका को उस नेवल बेस में साझेदार बना लिया। और अब जो है, जब ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से जो वो है फैसला मॉरिशस के पक्ष में आ गया है, तो उन्होंने सारे द्वीप देने का जो है समझौता कर लिया है और कहा है कि जो डियागो गार्सिया जहां हमारा नेवल बेस है वो कम से कम 99 साल तक हम अपने पास ही रखेंगे। और भारत ने इस द्वीप समूह से संबंधित कानूनी विवाद में मॉरिशस का समर्थन किया है। ये हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित एटोलो मूंगे की द्वीप का समूह का एक चट्टान है। 60 से अधिक द्वीप हैं और मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है। तो एक ऐसी जगह पे है जहां से बहुत सारा जो व्यापार है वो होता है, तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसलिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए ये जो द्वीप है और नेवल बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पर रोक रहे हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो भी लगभग इतना ही बड़ा होगा। तो इन दोनों को मिला करके जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वो पूरे हो जाएंगे और अब हम बहुत जल्दी जो राष्ट्रीय परिदृश्य हैं उन पर भी अपना वीडियो लाएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।